चलिए शुरू करते हैं संविधान के पहले भाग से। इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आते हैं, जो असल में भारत का एक भौगोलिक और राजनीतिक नक्शा खींचते हैं। आइए देखते हैं कि ये कैसे किया गया है। अनुच्छेद 1 की पहली लाइन ही अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। इसमें लिखा है, भारत यानी इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अब यहाँ राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स कहने का एक बहुत गहरा मतलब है। इसका मतलब ये है कि भारत के राज्य किसी समझौते से नहीं बने हैं और इसीलिए किसी भी राज्य को देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब भारत एक ऐसा घर है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसके बाद आता है आर्टिकल 2। अब ये क्या करता है? ये हमारी संसद को एक खास पावर देता है, भारत संघ में नए राज्यों को शामिल करने की शक्ति। यानी अगर भारत चाहे तो अपनी सीमाओं को बढ़ा सकता है और नए इलाकों को देश का हिस्सा बना सकता है। और फिर है आर्टिकल 3, जो उतना ही दिलचस्प है। ये संसद को देश के अंदर का नक्शा बदलने की ताकत देता है। मतलब हमारी संसद किसी भी राज्य के एरिया को कम या ज्यादा कर सकती है, उसकी बाउंड्री बदल सकती है, यहाँ तक कि उसका नाम भी बदल सकती है। और यहाँ पर अनुच्छेद 4 एक बहुत जरूरी बात साफ कर देता है। वो ये कि नए राज्यों को जोड़ने या उनकी सीमाएं बदलने के लिए कोई बड़ा और मुश्किल संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। संसद ये काम एक साधारण कानून बनाकर ही कर सकती है। इससे देश को एक जबरदस्त लचीलापन मिलता है ताकि प्रशासनिक जरूरतें पूरी हो सके। चलिए, तो हम संविधान के भाग 2 में, जो पूरी तरह से नागरिकता यानी सिटीजनशिप पर है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक यही बताते हैं कि इस राष्ट्र के सदस्य यानी भारत के नागरिक कौन हैं। ये अनुच्छेद उस वक्त की कहानी बताते हैं जब देश का बंटवारा हुआ था। देखिए, अनुच्छेद 5 उन लोगों के लिए था जो संविधान लागू होने के समय भारत में ही रह रहे थे। फिर आते हैं अनुच्छेद 6 और 7, जो बंटवारे की उस दर्दनाक हकीकत को संभालते हैं। एक उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से भारत आए और दूसरा उन लोगों के लिए जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे। और अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रह रहे भारतीय मूल के लोगों के बारे में बात करता है। इसके बाद अनुच्छेद 9 एक बिल्कुल सीधा साधा नियम बनाता है। अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। और अनुच्छेद 10 ये भरोसा दिलाता है कि जिन लोगों को नागरिक मान लिया गया है उनके अधिकार कानून के हिसाब से बने रहेंगे। तो संविधान ने नागरिकता के शुरुआती नियम तो बना दिए, ये तो ठीक है, लेकिन भविष्य का क्या? समय बदलेगा, हालात बदलेंगे, तो नागरिकता के नियमों को कौन बदलेगा या नए नियम कौन बनाएगा? यहीं पर इस भाग का सबसे जरूरी अनुच्छेद सामने आता है, और ये है अनुच्छेद 11। ये दिखाता है कि हमारे संविधान बनाने वाले कितने दूर की सोचते थे। ये अनुच्छेद नागरिकता से जुड़े हर मामले पर कानून बनाने का पूरा और अंतिम अधिकार हमारी संसद को देता है। यानी भविष्य में नागरिकता की क्या शर्तें होंगी, कौन नागरिक होगा और कौन नहीं, यह सब तय करने की शक्ति पूरी तरह से संसद के पास है। होती है आर्टिकल 12 की। ये आर्टिकल एकदम साफ साफ बताता है कि राज्य का मतलब क्या है। देखिए, आसान भाषा में समझे तो इसमें भारत सरकार, संसद, राज्यों की सरकारें और विधानमंडल, यहाँ तक कि नगर पालिका, पंचायत या कोई भी सरकारी संस्था जैसे कोई सरकारी यूनिवर्सिटी, ये सब राज्य के दायरे में आते हैं। मतलब इनमें से कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमसे छीन नहीं सकता। और पता है इन अधिकारों को और ज्यादा पावरफुल क्या बनाता है? आर्टिकल 13। ये एक तरह का सुपर चेक है। ये कहता है कि कोई भी कानून, कोई भी, चाहे वो संसद ने ही क्यों ना पास किया हो, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो वो कानून वहीं खत्म हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। मतलब हमारे अधिकार सबसे ऊपर हैं, सुप्रीम हैं। तो चलिए अब इस कवच के पहले और सबसे अहम हिस्से की बात करते हैं। ये है समानता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वालिटी। ये हमें मिलता है आर्टिकल 14 से 18 में, और ये हमारे समाज में बराबरी की बुनियाद रखता है। इससे समझने के लिए ना आप इसे 5 पिलर्स की तरह देख सकते हैं। पहला पिलर, कानून के सामने सब बराबर। दूसरा, किसी भी तरह का भेदभाव मना है। तीसरा, सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका। चौथा, छुआछूत जैसी प्रथा का पूरी तरह से अंत। और पांचवा, राजा महाराजा जैसी उपाधियों का अंत।
अब देखिए आर्टिकल 14 और 15 ये दोनों बहुत जरूरी हैं। आर्टिकल 14 तो ये कहता है कि कानून की नजर में हर कोई एक बराबर है। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई बड़ा, कोई छोटा नहीं, कानून सबके लिए एक है। लेकिन आर्टिकल 15 एक कदम और आगे जाता है। वो कहता है कि राज्य यानी सरकार धर्म, जाति, लिंग या जन्म की जगह के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकती। और इसके बाद जो 3 आर्टिकल्स हैं वो सामाजिक बराबरी को और पक्का करते हैं। जैसे आर्टिकल 16 जो सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौके देने की बात करता है। आर्टिकल 17 जो अस्पृश्यता या छुआछूत को एक अपराध बनाता है। और आर्टिकल 18 जो राय बहादुर या महाराजा जैसी उपाधियों को खत्म करता है ताकि जन्म से कोई खास न माना जाए। ठीक है, तो ये तो हुई समानता की बात। अब आते हैं इस कवच के दूसरे सबसे पावरफुल हिस्से पर, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। और इसकी शुरुआत होती है आर्टिकल 19 से, जो हमें एक नहीं बल्कि कई तरह की आज़ादी की गारंटी देता है। आर्टिकल 19 में जो आज़ादियां हैं उनमें सबसे अहम है बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सच कहूं तो ये लोकतंत्र की जान है। इसी की वजह से हम सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। हमें शांति से जमा होने, एसोसिएशन बनाने और तो और देश में कहीं भी घूमने फिरने और बस जाने की भी आज़ादी है। ये सब मिलकर ही तो एक आज़ाद समाज बनाते। आर्टिकल 20 हमें बचाता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि से। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये पक्का करता है कि किसी के साथ ज्यादती न हो। मतलब जरा सोचिए, किसी को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और न ही एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा दी जा सकती है। ये किसी भी तरह की मनमानी के खिलाफ एक बहुत मजबूत दीवार है। और अब आता है आर्टिकल 21 जो शायद हमारे सबसे कीमती अधिकारों में से एक है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना या सांस लेना नहीं है, बल्कि इज्जत और सम्मान के साथ जीना है। सुप्रीम कोर्ट ने समय के साथ इसकी व्याख्या इतनी बड़ी कर दी है कि अब इसमें प्राइवेसी का अधिकार, अच्छी सेहत का अधिकार, यहां तक कि साफ सुथरे पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। ये एक अच्छे जीवन की बुनियाद है। और इसी आर्टिकल 21 में एक बहुत ही जबरदस्त और जरूरी चीज जोड़ी गई है, आर्टिकल 21A। इसे 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया और इसने 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। ये कितनी शानदार बात है ना? क्योंकि ये इस बात को मानता है कि सम्मान के साथ जीवन जीने का हक शिक्षा के बिना तो अधूरा ही है। इस सेक्शन का आखिरी आर्टिकल है 22, जो हमें मनमानी गिरफ्तारी से बचाता है। अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसे वजह जानने का हक है, अपनी पसंद का वकील करने का हक है और 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। ये कुछ बहुत जरूरी सुरक्षा कवच हैं। तो व्यक्तिगत आज़ादी को सुरक्षित करने के बाद अब संविधान एक और बहुत जरूरी चीज की बात करता है, शोषण से सुरक्षा, जो हमें मिलती है आर्टिकल 23 और 24 में। आर्टिकल 23 सीधे सीधे मानव तस्करी और जबरदस्ती काम करवाने पर रोक लगाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल आर्टिकल है। ये इंसानों की खरीद फरोख्त, बेगारी यानी बिना पैसे दिए काम करवाना और किसी भी तरह की बंधुआ मजदूरी को गैर कानूनी बनाता है। ये हर इंसान के सम्मान की रक्षा करता है। और फिर आता है आर्टिकल 24, जो खास तौर पर बच्चों का भविष्य सुरक्षित करता है। ये 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री, खदान या किसी भी खतरनाक काम में लगाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाता है। ये पक्का करता है कि बचपन मेहनत और मजदूरी के लिए नहीं, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने के लिए है। इंसान की पहचान सिर्फ उसके शरीर से नहीं होती, उसकी आस्था, उसकी सोच से भी होती है। और इसीलिए संविधान का अगला हिस्सा मन और आज़ादी की आज़ादी को लेकर है, यानी आर्टिकल्स 25 से 30। आर्टिकल 25 से 28 हमें धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर किसी को अपनी मर्जी का धर्म मानने, उस पर अमल करने और उसका प्रचार करने की आज़ादी है, और सरकार इसमें दखल नहीं देगी। वो ना तो किसी धर्म को बढ़ावा देगी और ना ही किसी पर कोई धार्मिक चीज थोपेगी। और यहीं पर अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज के लिए 2 बहुत जरूरी अधिकार हैं। आर्टिकल 29 उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी लिपि को बचाने का अधिकार देता है। वहीं आर्टिकल 30 उन्हें अपने पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने और चलाने का अधिकार देता है। तो एक है कल्चर को बचाने के लिए और दूसरा है उसे शिक्षा के जरिए आगे बढ़ाने के लिए। और अब हम आते हैं उस अधिकार पर जिसके बिना बाकी सारे अधिकार शायद अधूरे रह जाते। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32।
ये आर्टिकल हर नागरिक को एक जबरदस्त ताकत देता है। ये कहा जाता है कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करे तो वो इंसान सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। ये इस बात की पक्की गारंटी है कि हमारे अधिकार सिर्फ कागज पर लिखी बातें नहीं हैं, उन्हें लागू करवाया जा सकता है। इस अधिकार का महत्व कितना ज्यादा है, ये बात खुद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के शब्दों से समझी जा सकती है। उन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहा था। क्योंकि सोचिए, उस अधिकार का क्या फायदा जिसे लागू करवाने का कोई रास्ता ही ना हो। तो ये काम कैसे करता है? प्रोसेस बहुत सीधा है। स्टेप 1, किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ। स्टेप 2, वो नागरिक सीधा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करता है। और स्टेप 3, कोर्ट एक रिट जारी करता है। ये रिट असल में कोर्ट का एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है जो अधिकार को फिर से लागू करवाता है और न्याय दिलाता है। ये नागरिकों के हाथ में एक बहुत पावरफुल औजार है। तो अब जब हम जान गए हैं कि अधिकार क्या हैं और उन्हें लागू कैसे करवाना है, तो अपने आखिरी हिस्से में ये भी देख लेते हैं कि इनको मैनेज करने के नियम क्या हैं। ये हमें मिलते हैं आर्टिकल्स 33, 34 और 35 में। देखिए, ये आर्टिकल्स एक तरह का ऑपरेशनल फ्रेमवर्क हैं। आर्टिकल 33 संसद को ये ताकत देता है कि वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के अधिकारों में कुछ बदलाव कर सके ताकि अनुशासन बना रहे। आर्टिकल 34 उन जगहों पर अधिकारों पर रोक लगा सकता है जहां मार्शल लॉ लागू हो। और आर्टिकल 35 ये पक्का करता है कि कुछ खास मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने का हक सिर्फ देश की संसद को हो, ताकि पूरे देश में एक जैसे नियम रहे। आर्टिकल 38, 39, 41 ये सब मिलकर एक ऐसे समाज का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं जहां इकोनॉमिक जस्टिस हो, समान काम के लिए समान वेतन, काम करने के लिए अच्छी और सेफ कंडीशंस, और ये सुनिश्चित करना कि हर किसी को कानूनी मदद मिल सके। ये सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं हैं, ये एक फेयर सोसाइटी की नींव हैं। और ये विजन सिर्फ इकोनॉमिक जस्टिस तक ही नहीं रुकता, ये इससे कहीं आगे जाता है। सोशल जस्टिस से परे ये सिद्धांत एक कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर स्टेट यानी एक कल्याणकारी राज्य की पूरी तस्वीर पेश करते हैं। आप सोचिए, हमारे संविधान बनाने वालों की सोच कितनी आगे की थी। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन और यहां तक कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, इन सभी को एक अच्छी सरकार का फर्ज माना गया। इसका मतलब यह है कि राज्य की जिम्मेदारी सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना नहीं है, बल्कि अपने नागरिकों और प्रकृति की देखभाल करना भी है। और हाँ, इन्हीं सिद्धांतों में एक ऐसा आर्टिकल भी है जो आज भी बहुत चर्चा में रहता है, आर्टिकल 44। ये कहता है कि राज्य को ये कोशिश करनी चाहिए कि देश के सभी नागरिकों के लिए पर्सनल मैटर्स में, जैसे शादी, तलाक, विरासत, इन सब में एक जैसे कानून हो। इसी को हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। अच्छा, तो सोशल वेलफेयर की तो बात हो गई, पर ये प्रिंसिपल्स, गवर्नेंस मतलब सरकार चलाने के तरीके पर भी बहुत कुछ कहते हैं। और इतना ही नहीं, दुनिया के साथ हमारे रिश्ते कैसे हों, इस पर भी मार्गदर्शन करते हैं। यहां आप देख सकते हैं गवर्नेंस के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स। पहला, सत्ता को डिसेंट्रलाइज करना, मतलब ग्राम पंचायतों के जरिए ताकत को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाना। दूसरा, हमारी हिस्टोरिकल हेरिटेज को बचाना। और तीसरा, जो कि बेहद जरूरी है, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से यानी न्यायपालिका को सरकार से अलग और आजाद रखना। और ये जो सेपरेशन है ना, ये हमारे डेमोक्रेसी की रीढ़ की हड्डी है। ये सुनिश्चित करता है कि कानून लागू करने वाले और कानून की व्याख्या करने वाले, ये दोनों एक दूसरे के काम में दखल न दे। इससे पावर का बैलेंस बना रहता है और तानाशाही का खतरा कम हो जाता है। और फिर पार्ट 4 का कंक्लूजन होता है एक बहुत ही बड़े ग्लोबल विजन के साथ, आर्टिकल 51, जो भारत की फॉरेन पॉलिसी को एक डायरेक्शन देता है। इसका मकसद है दुनिया में शांति और सुरक्षा को प्रमोट करना और देशों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक रिश्ते बनाना। तो अब इन सब के पहले यही देखते हैं कि संविधान में राष्ट्रपति के पद की जगह कहाँ है और इसकी शुरुआत कैसे होती है। ये देखिए, आर्टिकल 52, सिर्फ एक लाइन, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना? पर असल में यही वो लाइन है जो देश के सबसे ऊंचे पद को जन्म देती है। इसी से सब कुछ शुरू होता है। और फिर ठीक इसके बाद आता है आर्टिकल 53। ये कहता है कि संघ के मतलब कि पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी एग्जीक्यूटिव पावर वो राष्ट्रपति में ही होगी। मतलब टेक्निकली वो ही कार्यपालिका के हेड हैं। ठीक है, पद तो बन गया, पावर भी मिल गई, लेकिन इस पद तक कोई पहुंचता कैसे है? क्या है पूरा प्रोसेस? चलिए समझते हैं। संविधान ने ना इसके लिए एक पूरा, कह सकते हैं कि एक रोड मैप बना रखा है। 4 स्टेप्स हैं।
पहला क्वालिफिकेशन, जो आर्टिकल 58 में है कि भाई भारत के नागरिक हो, 35 साल की उम्र हो और लोकसभा मेंबर बनने के लायक हो। दूसरा स्टेप है चुनाव, मतलब इलेक्शन, जिसका जिक्र आर्टिकल 54 में है, और ये कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, एक इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है। तीसरा है पदावधि, मतलब टर्म। आर्टिकल 56 कहता है कि राष्ट्रपति 5 साल के लिए पद पर रहेंगे। और चौथा और सबसे जरूरी वो है शपथ। आर्टिकल 60 के तहत उन्हें संविधान को बचाने की, उसकी रक्षा करने की शपथ लेनी होती है। और जरा सोचिए ये पद कितना जरूरी है। आर्टिकल 62 साफ साफ कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद किसी भी वजह से खाली हो जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाना ही होगा, कोई देरी नहीं। इससे इस ऑफिस की कंटिन्यूटी की इंपॉर्टेंस पता चलती है। तो हमने ये तो देख लिया कि राष्ट्रपति कौन बन सकता है और कैसे। अब बात करते हैं उन शक्तियों की, उन पावर्स की जो संविधान उन्हें देता है। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 72 की। ये राष्ट्रपति को एक बहुत बड़ी न्यायिक शक्ति देता है, क्षमादान की शक्ति। मतलब वो किसी भी दोषी की सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या बदल सकते हैं। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है हमारे जस्टिस सिस्टम में। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आर्टिकल 123 ये राष्ट्रपति को लेजिस्लेटिव पावर यानी कानून बनाने की शक्ति देता है। लेकिन कब? जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई और कानून बनाना जरूरी है, तो राष्ट्रपति एक ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और इस ऑर्डिनेंस की ताकत बिल्कुल संसद के बनाए कानून जैसी ही होती। अब इतनी सारी शक्तियां, तो जाहिर है एक सवाल मन में आता है, क्या इन शक्तियों पर कोई लगाम है, कोई अकाउंटेबिलिटी है? तो जी हां, बिल्कुल है। और यही तो हमारे संविधान की खूबी है। शक्ति और जवाबदेही दोनों साथ साथ चलते हैं। ये देखिए, ये है चेक्स एंड बैलेंसेस का सबसे बेहतरीन उदाहरण। एक तरफ आर्टिकल 53 कहता है कि सारी एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति के पास है, लेकिन दूसरी ही तरफ आर्टिकल 74 एक चेक लगा देता है। वो कहता है कि राष्ट्रपति ये सारे काम अकेले नहीं करेंगे, बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद की सलाह पर ही करेंगे। तो असल शक्ति मंत्री परिषद के हाथ में होती है। और अगर सबसे बड़े चेक की बात करें तो वो है आर्टिकल 61 महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। ये राष्ट्रपति को हटाने का प्रोसेस है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब उन पर संविधान के उल्लंघन जैसा गंभीर आरोप लगे, और इसे पास करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, जो कि बहुत बहुत मुश्किल है। ऐसा इसलिए ताकि इस पद का गलत इस्तेमाल ना हो। तो इन सभी आर्टिकल्स को समझने के बाद हम आखिर क्या कह सकते हैं? राष्ट्रपति की भूमिका असल में है क्या? तो देखिए, सार ये है कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका के हेड हैं। उन्हें जनता सीधे नहीं बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं। उनके पास एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल तीनों तरह की बड़ी शक्तियां हैं, लेकिन वो मंत्री परिषद की सलाह से बंधे हैं। और सबसे बढ़कर उन्होंने संविधान की रक्षा करने की शपथ ली है। नमस्कार। भारत की शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति के पद के बाद दूसरा सबसे अहम पद कौन सा है? आज हम इसी पद की संवैधानिक कहानी को समझने वाले हैं, यानी भारत के उपराष्ट्रपति का पद। तो चलिए इसके हर पहलू को करीब से देखते हैं। यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है, क्योंकि ये पद देखिए सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र के बैलेंस और उसकी निरंतरता के लिए एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो आज हम 5 हिस्सों में इस पूरे टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि संविधान में इस पद की नींव कहाँ रखी गई है, फिर राज्यसभा में इनकी भूमिका क्या है, उसके बाद जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तब इनका काम क्या होता है, फिर चुनाव और कार्यकाल की पूरी प्रक्रिया समझेंगे, और आखिर में इस पूरी भूमिका का असली मतलब क्या है उसका एक निचोड़ निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। संविधान में उपराष्ट्रपति का जिक्र कहाँ और कैसे आता है? इस पूरे पद का अस्तित्व पता है सिर्फ एक नंबर पर टिका है, हमारे संविधान का एक आर्टिकल जो हर चीज की शुरुआत करता है, और वो नंबर है 63। बस सिर्फ ये चंद शब्द, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कितनी सीधी और सरल सी बात लगती है ना, लेकिन यही वो लाइन है जो देश के दूसरे सबसे ऊंचे संवैधानिक पद को बनाती है। एक ऐसा पद जिसकी अपनी एक बहुत बड़ी और अनोखी भूमिका है। देखिए, इस पद की खासियत को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे 2 अलग अलग किरदारों की तरह देखना,
उपराष्ट्रपति एक नहीं बल्कि दो बहुत अहम जिम्मेदारियां निभाते हैं। इसे आप कह सकते हैं कि वो दो अलग अलग टोपियां पहनते हैं, एक संसद के अंदर और दूसरी तब जब देश को उनकी जरूरत एक अलग भूमिका में पड़ती है। तो चलिए सबसे पहले उनकी पहली और रोजमर्रा की भूमिका को देखते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति के तौर पर वो क्या करते हैं। संविधान का आर्टिकल 64 बिल्कुल साफ कहता है कि जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन भी होगा। ये उनका मुख्य और लगभग हर दिन का काम है। ये पदेन शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। पद के कारण मतलब कोई व्यक्ति राज्यसभा का चेयरमैन इसलिए नहीं है कि उसे उस पद के लिए अलग से चुना गया है, नहीं, वो चेयरमैन सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो उपराष्ट्रपति है। एक पद के साथ दूसरा पद अपने आप जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब आते हैं इनकी दूसरी भूमिका पर। ये वो भूमिका है जो हर दिन नहीं दिखती, लेकिन जब सामने आती है तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ये है इनकी कार्यकारी भूमिका जब राष्ट्रपति का पद खाली हो। ये जो आर्टिकल 65 है ना, ये असल में हमारे देश के लिए एक संवैधानिक सेफ्टी नेट की तरह है। ये पक्का करता है कि अगर किसी भी वजह से, चाहे वो कुछ भी हो, राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए तो देश का नेतृत्व एक सेकंड के लिए भी रुके नहीं, कोई खालीपन ना आए। तो ये काम कैसे करता है? मान लीजिए किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो बिना एक पल की भी देरी के उपराष्ट्रपति फौरन राष्ट्रपति का पद संभाल लेते हैं, और वो सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि सारी शक्तियों और जिम्मेदारियों के साथ तब तक काम करते हैं जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। ये सिस्टम सत्ता के ट्रांजिशन को एकदम स्मूथ और स्थिर बनाए रखता है। ठीक है, तो हमें भूमिका तो समझ आ गई, लेकिन इस पद तक कोई पहुंचता कैसे है? आइए अब जरा चुनाव, कार्यकाल और शपथ से जुड़ी प्रक्रियाओं पर भी एक नजर डाल लेते हैं। हमारे संविधान के ये 4 आर्टिकल्स 66 से लेकर 69 तक इस पद की पूरी मशीनरी को चलाते हैं। मतलब चुनाव कैसे होगा, कौन वोट देगा, कार्यकाल कितने साल का होगा और पद संभालने से पहले शपथ क्या होगी, ये सब कुछ यहीं पर लिखा हुआ है। तो इसमें कुछ मोटी मोटी बातें क्या हैं? पहली, चुनाव में संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य वोट देते हैं। दूसरी, कार्यकाल 5 साल का होता है और ये भी जरूरी है कि कार्यकाल खत्म होने से पहले ही अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाए ताकि पद कभी खाली न रहे। और हाँ, पद संभालने से पहले संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेना अनिवार्य है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी अलग अलग हिस्सों में समझा है उसे एक साथ जोड़ते हैं और इस पद के असली सार को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, एक तरफ उपराष्ट्रपति रोजाना राज्यसभा के सभापति की कुर्सी पर बैठकर सदन की कार्यवाही को चलाते हैं, ये उनका विधायी यानी लेजिस्लेटिव काम है, और दूसरी तरफ वो एक तरह से देश के वेटिंग प्रेसिडेंट की तरह हमेशा तैयार रहते हैं, ये उनका आपातकालीन यानी एग्जीक्यूटिव काम है। एक भूमिका सदन में अनुशासन लाती है तो दूसरी पूरे देश में स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित करती है।